JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। गोहिल वंश के शासकों के बारे में भी हमने पढ़ा और कल हमने लास्ट जेतर सिंह के बारे में पढ़ा था। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था और आज जेतर सिंह से आगे हम शुरुआत करते हैं उसी कड़ी में गोहिल वंश के अन्य शासकों के बारे में। अब जेतर सिंह के वंशज में होते हैं समर सिंह नाम के शासक। जेतर सिंह तक हमने अध्ययन कर लिया। आज जेतर सिंह से आगे चल रही हैं समर सिंह। जेतर सिंह के वंशज कौन हुए? समर सिंह। और समर सिंह के भी होते हैं दो पुत्र। समर सिंह के कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र होते हैं। एक का तो नाम होता है रतन सिंह। समर सिंह के पुत्रों में देखिए, एक का नाम हो गया रतन सिंह और दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण और रतन सिंह कौन? समर सिंह के पुत्र। समर सिंह कौन? जेतर सिंह के वंशज। तो रतन सिंह जो है वो बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। मेवाड़ के शासक बन गए और ये कुंभकर्ण जो है यह नेपाल चले गए। समर सिंह के कितने पुत्र? दो पुत्र, एक रतन सिंह, एक कुंभकर्ण। रतन सिंह शासक बनते हैं। शासक बनते ही क्या हो गए? रावल हो गए। तो रतन सिंह को क्या कहा जाएगा? रावल रतन सिंह। इन्हें रावल कुंभकर्ण नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये मेवाड़ के शासक नहीं है और ये कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। रतन सिंह के शासनकाल की एक मुख्य बात यह है कि इनके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका हुआ था। देखिए, ये शासक बनते हैं। इनके शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है 28 जनवरी 1303 को। कब करता है? 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। आक्रमण तो हो गया 28 जनवरी 1303 को और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अपनी विजय या चित्तौड़ को अपने अधीन करते हैं 26 अगस्त को। कब है? 26 अगस्त 1303 को। आक्रमण कब किया? 28 जनवरी 1303 को और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करते हैं 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधीन कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख देते हैं? खिजराबाद। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिजर खां था और अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखते हैं। अब ये प्रथम शाखा हो गया। इस शाखे में जो जौहर था, जौहर होता है रानी पद्मिनी द्वारा। केसरिया कौन करते हैं? रावल रतन सिंह। समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह कुंभकर्ण। रतन सिंह को रावल की उपाधि मिलती है क्योंकि ये मेवाड़ के शासक बनते हैं और इनके शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है राजस्थान का दूसरा शाखा है। राजस्थान का दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी होते हैं। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण करते हैं और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर फतेह हासिल कर लेते हैं। चित्तौड़ दुर्ग को अपने अधीन करते हैं और इसका नाम रखते हैं खिजराबाद। इस जो चित्तौड़ का जो शाखा है प्रथम शाखा, इसमें जौहर रानी पद्मिनी द्वारा किया जाता है और केसरिया रावल रतन सिंह करते हैं। अब इस युद्ध का कारण देखिए। इस युद्ध के दो कारण बताए जाते हैं। एक तो कारण हो गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी है यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और महत्वाकांक्षी हो गया था। ये महत्वाकांक्षी और साम्राज्य का विस्तार करने के कारण वह इसे दक्षिण की ओर कूच करना था, गुजरात व मालवा की ओर। और गुजरात व मालवा को जाने का रास्ता चित्तौड़ दुर्ग से था। चित्तौड़ होकर ही गुजरात जाना पड़ता था। तो चित्तौड़ को पहले
हासिल करना पड़ेगा। और एक होते हैं इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ या एक लेख लिखा था पद्मावत। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। और मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में कहते हैं कि इस युद्ध का कारण जो था रतन सिंह की रानी पद्मिनी था। पद्मिनी को क्यों माना गया? पद्मिनी को रूपवती माना गया है। कहा गया ये रूपवती थी, अर्थात ये सुंदर रानी थी। और इसको पाने की लालसा के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को अपने अधीन करता है। तो युद्ध के कारण दो अलग अलग माने गए। एक कारण तो ये हो गया कि ये महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी राजा था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और दक्षिण की ओर जाने के लिए रास्ता निकालना पड़ा। दक्षिण में गुजरात या मालवा की ओर जाने के लिए चित्तौड़ से होकर जाना पड़ता था। तो पहले चित्तौड़ को जीतना पड़ेगा तो ही आगे का रास्ता निकलेगा। एक कारण तो ये हो गया। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखते हैं कि रावल रतन सिंह की रूपवती रानी सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए युद्ध होता है और फिर अंत में पद्मिनी जौहर कर लेती है। युद्ध हार जाते हैं रतन सिंह और हार के कारण पद्मिनी जौहर कर लेती है। रतन सिंह के बाद होते हैं महाराणा हमीर। महाराणा हमीर, महाराणा हमीर जो है ये सिसोदिया शाखा के अरी सिंह के पुत्र। महाराणा हमीर कौन हो गए? सिसोदिया शाखा। अब ये सिसोदिया शाखा कौन सी है? क्षेम सिंह के दो पुत्र थे, रण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेम सिंह व राहप। रण सिंह व करण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेम सिंह व राहप। क्षेम सिंह रावल की उपाधि धारण करते हैं, रावल शाखा की स्थापना करते हैं और राहप जो है सिसोदा ग्राम में राणा शाखा की नींव रखते हैं। सिसोदा ग्राम में होने के कारण ये सिसोदिया वंश हो गया। ये सिसोदिया वंश इसी का पार्ट है, गुहिल वंश का ही। तो सिसोदिया शाखा के राणा होते हैं अरी सिंह और अरी सिंह का पुत्र होता है हमीर। अरी सिंह का पुत्र होता है हमीर। हमीर क्या करता है? 1328 में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करता है। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार। अब अधिकार वैसे तो गुहिलों का था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इस पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। बाद में इस दुर्ग पर दो शाखे और होते हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्लास में बताए हुए हैं। उसके बाद क्या होता है? ये जो सिसोदिया शाखा से आते हैं महाराणा हमीर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार करते हैं राव जैसा को हराकर। राव जैसा को हराकर 1328 ईस्वी में राव जैसा से अपना दुर्ग कौन छीनते हैं? महाराणा हमीर छीनते हैं 1328 में, जो कि सिसोदिया शाखा के राणा अरी सिंह के पुत्र थे। और यह दुर्ग छीनकर इस चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं। सिसोदिया वंश की नींव। वैसे तो सिसोदिया वंश की नींव रखी थी राणा शाखा के साथ ही राहप ने, लेकिन चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं ये गुहिल वंश का ही एक भाग है। कौन रखते हैं? महाराणा हमीर, राव जैसा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीनकर। और महाराणा हमीर से लेकर उदय सिंह तक, उदय सिंह तक। उदय सिंह कब होता है? 1567 में। उदय सिंह तक ये जो अपना शासन है ये चित्तौड़ दुर्ग से चलाते हैं। किससे चलाते हैं?
इस शासन का जो कार्यभार होता है वो कहाँ से संभाला जाता है? चित्तौड़ दुर्ग से अमीर के काल से लेकर 1567 में महाराणा उदय सिंह के काल तक। और इनका जो देहांत है वो 1364 के लगभग माना जाता है, संपूर्ण तथ्य नहीं है, देहांत 1364 में। ये हो गए महाराणा हमीर। महाराणा हमीर सिसोदिया शाखा के राणा अरी सिंह के पुत्र थे। 1328 में क्या करते हैं? चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार होता है राव जैसा का। राव जैसा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेते हैं, उनसे छीन लेते हैं 1328 ईस्वी में। और उसी के साथ चित्तौड़ या मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की नींव डालते हैं। ये जो सिसोदिया शाखा है ये गुहिल वंश का ही सिसोदिया वंश एक पार्ट है। और सिसोदिया वंश की नींव रखने के साथ ही ये महाराणा की उपाधि धारण करने लगे। अमीर से लेकर उदय सिंह तक ये अपना शासनकाल चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही चलाते थे। और 1364 में महाराणा हमीर का देहांत हो जाता है। ये थे महाराणा हमीर। अब आगे बढ़ा महाराणा लाखा। महाराणा लाखा और दूसरे होते हैं महाराणा मोकल। महाराणा लाखा व महाराणा मोकल के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा जो लाखा है वह हमीर के पौत्र थे, अमीर के पौत्र, और क्षेम सिंह के पुत्र थे, क्षेत्र सिंह के पुत्र हो गए। लाखा जो है हमीर के पुत्र क्षेत्र सिंह के पुत्र हो गए। 1382 में चित्तौड़ के शासक बनते हैं। 1382 में क्या करें? चित्तौड़ का शासक बने। कौन है? महाराणा लाखा। लक्ष्य सिंह भी नाम मिलता है, इनका ध्यान रखना। चित्तौड़ के शासक बनते हैं। क्षेत्र सिंह को खेता कहा गया और लाखा ने लक्ष्य सिंह। इनके काल में दो बात होती है। एक तो पिछोला झील का निर्माण होता है। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में? महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा करवाया जाता है। लाखा कौन करवाया निर्माण? एक बंजारे द्वारा पिछोला झील को निर्माण करवाकर ये समर्पित की जाती है महाराणा लाखा को। तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में हुआ, ना कि महाराणा लाखा द्वारा। महाराणा लाखा के काल में होता है, ना कि महाराणा लाखा द्वारा होता है। और एक होता है मगरा जिले में, मगरा जिला था, मगरा जिले के जावर ग्राम में चांदी की खानें मिलती है। अब ये महाराणा लाखा तो हो गए, लेकिन मोकल नाम खटम आयो। मोकल नाम आता है कि लाखा का वृद्धावस्था में एक विवाह होता है। वृद्धावस्था में विवाह। अब वृद्धावस्था में विवाह, इसका मतलब ये नहीं कि पहला विवाह था। राजा महाराजाओं के कई विवाह होते हैं। वृद्धावस्था में विवाह है अंशाबाई सागे। वृद्धावस्था में विवाह किंग सागे? अंशाबाई सागे। अंशाबाई मंडोर के राव रणमल की बहनी, रणमल राठौड़ की बहनी। अंशाबाई मंडोर के शासक रणमल राठौड़ की बहन थी। अंशाबाई के साथ वृद्धावस्था में लाखा की शादी होती है, लाखा का विवाह होता है। और अंशाबाई के पुत्र का नाम था मोकल। अंशाबाई के पुत्र को नाम क्यों हो? मोकल हो। अब मोकल महाराणा क्यों कहलाया? अभी देखेंगे। महाराणा कौन हो गया? शासक हुए तो ही महाराणा हुए। महाराणा लाखा का एक पुत्र हो चुंडा, बड़े पुत्र का नाम था चुंडा। और चुंडा के काम करे अंशाबाई की पहली संतान ने राज्य देने की विषम प्रतिज्ञा लेवे, क्योंकि रणमल राठौड़ आपकी बहन की शादी करी दिया। क्यों? अगर मेरी बहन की संतान ने अगर तू शासक बनावे तो शादी करूं। वृद्धावस्था में शादी हुई तो वचन दे दियो, कोई बड़ी बात को नहीं। कारण क्यों हो? क्या राजा को सबसे बड़ो पुत्र हो तो वो ही राजा बनतो, या फिर जो कोई योग्य हो तो कई कई बड़ाई उतगेड़ी भी होती तो क्या काम करतो? योग्य हुए जखन शासक बनाना पड़तो। तो बड़ो चुंडा हो, चुंडा योग्य भी हो, लेकिन चुंडा प्रतिज्ञा कर लिया अपने पिता खातर कि मैं अंशाबाई की संतान है बिन शासक बना दूंगा। और ऐसा शासक बनने के बाद मोकल जगह के कहलावे? महाराणा मोकल कहलावे। 1421 के लगभग लाखा की मृत्यु हो जावे। 1421 के
लगभग मृत्यु होती है किसकी? लाखा की। लाखा की 1421 में मृत्यु होगी। चुंडा के काम करो, मोकल ने महाराणा बना दियो, शासक बना दियो। अब मोकल की हत्या करते हैं, मोकल की हत्या करते हैं क्षेत्र सिंह की पासवान के पुत्र। क्षेत्र सिंह को खेता कहा गया। खेता की एक पासवानी बिंगा 2 पुत्रा, चाचा व मेरा। खेता की पासवान, खेता की पासवान कितना पुत्र? 2 पुत्र। ए 2 ही होता लगभग सारा। 2 पुत्र हा, एक को नाम तो चाचा, और चाचा की कोई लागतो को नहीं चाचा नाम हो, और दूसरे का नाम था मेरा। यह खेता की पासवान का। पासवान कुणी एक बार थाने पहले बताई, पासवान की कहे कई राजा के है दहेज के माँ या फिर दासी मिलती, दहेज में दासी मिलती है, दासी रहती भी। और कोई अगर दासी महाराजा को पसंद आ गई, रूपवती भी होती, इसी बात को नहीं तो पसंद आ गई तो उनको राजा अपने पासवान बनाता। अब पासवान किसे कहते हैं? दासी तो दासी ही, दासी 2 प्रकार की होगी। दासी 2 प्रकार की, जबकि सुंदर दासी होती, सुंदरता में भी 2 अधिकार मिलते हैं। एक को तो सिर्फ दासी बनाया जाता, दासी बनाने का अर्थ था उसको गहने पहनने का या साग श्रृंगार का कोई भी औचित्य नहीं था। और एक जो दासी थी उसको श्रृंगार का अधिकार था, श्रृंगार का अधिकार था। और जो श्रृंगार कर सकती थी वो पासवान कहलाती थी। श्रृंगार करने वाली क्या कहलाती? पासवान कहलाती। रानी के बाद इनका नंबर था, और इनके बाद किसका नंबर था? दासियों का नंबर था। ये दासियों में होती थी पासवान। तो पासवान के, खेता की पासवान के 2 पुत्र, चाचा व मेरा। चाचा और मेरा मिलके क्या काम करें? राणा महाराणा मोकल की हत्या कर देवे। और मोकल की हत्या को बाद में बदलो लेवे रणमल राठौड़ जी का मंडोर का शासक, हंसाबाई का भाईया। वह हंसाबाई का भाई है रणमल राठौड़, वह चाचा व मेरा न मार गए और मोकल की हत्या को बदलो लेवे। होगी महाराणा लाखा और महाराणा मोकल की बात। महाराणा लाखा कुणा? अमीर का पोता, क्षेत्र सिंह खेता का पुत्र। 1382 में चित्तौड़ का शासक बने। और महाराणा लाखा के काल में पिछोला झील को निर्माण करावा एक बंजारो, और एक इंग काल में वह मगरा झील लगे जावर ग्राम में चांदी की खान मिले, मतलब आंगी चांदी। और वर्धावस्था में फिर चांदी वह, वर्धावस्था में फिर चांदी वह, क्योंकि अंशाबाई सागे आंगी शादी हो जावे। और अंशाबाई ही की रणमल राठौड़ मंडोर का शासक का बांगी बहन ही। तो अंशाबाई की शादी करनो पहली रणमल राठौड़ कहो मैं अंशाबाई की शादी जदी थारा सागे करूँ, जिससे अंशाबाई की संतान ने शासक बनाओ। तो लाखा के एक बड़ो पुत्र भी नाम हो चुंडा, और चुंडा आपके पिता की खातिर प्रतिज्ञा लेवे कि मैं अंशाबाई की संतान होगी बिन मेवाड़ को शासक बना दूंगा। और इस प्रतिज्ञा के कारण 1421 में की मृत्यु हुआ लाखा की, और लाखा की मृत्यु के बाद महाराणा बनाया जावे मोकल ने। बनावे कौन है? चुंडा बनावे आपकी प्रतिज्ञा के चलते। और मोकल की हत्या करे खेता की पासवान का 2 पुत्र, चाचा व मेरा मिल गए आंगी हत्या कर देवे। और आंगी हत्या कर देवे तो इंगो मामू हो रणमल राठौड़ मंडोर को, वो आंगी हत्या कर देवे। अब होते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 33 से 68 तक चलता है। 1433 और 1468 तक। 1433 में मोकल की हत्या के बाद शासक बने मेवाड़ का, चित्तौड़ का शासक बने। शासक बनते ही कुंभा जो है महाराणा कुंभा हो गए। ये जो महाराणा कुंभा है इनको कुछ उपाधियां थी। एक तो हिंदू सूत्रधार कहा गया है, हिंदू सूत्रधार। एक कहा गया अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। तो महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक शासन करते हैं। हिंदू सूत्रधार कहा गया, अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को ही कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। चौदह 1440 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य। शुरू 1440 में, संपूर्ण होता है 1448 में। किसका? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा। और विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का,
विश्व कोश कहा गया है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश क्यों कहा? क्योंकि विजय स्तंभ पर संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, तो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ को कहा गया है। शिल्प शास्त्र का ज्ञाता है, शिल्प शास्त्र के ज्ञाता कौन? महाराणा कुंभा। 32 किलों का निर्माण करवाते हैं, अनेक मंदिरों स्मारकों का भी निर्माण करवाते हैं, जलाशयों का निर्माण करवाते हैं। निर्माण कराना मोटा मोटी मायरा। चित्तौड़ दुर्ग में मंदिर बनवाए, मंदिर देखिए इनके द्वारा कई मंदिर बनवाए गए। 1448 में कुंभ श्याम मंदिर, 1448 में कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर। एक बनवाया 1452 में अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा, अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा कब? 1452 में। 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग कब? 1458 में। और इनके काल में रणकपुर के जैन मंदिर बनते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में बनते हैं, ना कि महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए। एक जबकि पिछोला झील ही व एक बंजारा द्वारा, और जबकि रणकपुर जैन मंदिर है एक जैन श्रेष्ठ व दर्नक नाम का, क्या नाम होता है? दर्नक, याद रखियो बात। दर्नक द्वारा एक जैन श्रेष्ठ होते हैं दर्नक, दर्नक द्वारा रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में कराया जाता है महाराणा कुंभा के काल में। महाराणा कुंभा के काल में महाराणा कुंभा ने शिल्प शास्त्र का ज्ञाता कहा जाए। लगभग 32 किलांगों निर्माण, अनेक मंदिर, अनेक जलाशयों निर्माण भी अंग द्वारा करवायो जाए। 1448 में कुंभ श्याम मंदिर, 1452 में अचलगढ़ की प्रतिष्ठा, 1458 में कुंभलगढ़ की भी नींव रखा है। अब महाराणा कुंभा के समय एक संधि होती है, चांपानेर की संधि, चांपानेर की संधि। आ संधि व महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय मालवा का सुल्तान हा महमूद खिलजी, मालवा के महमूद खिलजी, और गुजरात का सुल्तान आ कुतुबुद्दीन। चांपानेर की संधि महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य होती है। महाराणा कुंभा को कोई लागोदेव को नहीं हो, मालवा का महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन हैज का 1456 में संधि कराई। 1456 में 1456 में एक संधि करे, दोनों मिल गए कि आपा महाराणा कुंभा पर आक्रमण करके बिन हरा देवा और उसके प्रांत को आपस में बांट लेंगे, उसके मुल्क को आपस में बांट लेने, आपस में बांट ले। अब बात कौन की? मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का शासक, गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन आज का 1456 में एक संधि करे। भी संधि को नाम हुआ चांपानेर की संधि। भी संधि को उद्देश्य के हो कुंभा पर आक्रमण करके उसके मुल्क को आपस में बांट लेना। 1457 में आक्रमण करते हैं, आक्रमण करे कदम 1457 में। लेकिन इस आक्रमण में इन दोनों की क्या होती है? हार होती है, पराजय होती है और कुंभा की विजय होती है। लेकिन ये चांपानेर की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथन चांपानेर की संधि महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य होती है 1456 में। उद्देश्य क्या था? कुंभा पर आक्रमण करना और इसके मुल्क को आपस में बांटना। आक्रमण करते हैं 1457 में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ एक तो हो रसिक प्रिया, कुछ मुख्य मुख्य देखो। रसिक प्रिया, एक हो कामराज, सूड प्रबंध हो गया, संगीत राज लिखे,
संगीत मीमांसा लिखे, संगीत मीमांसा। नवीन गीत गोविंद लिखते हैं, नवीन गीत गोविंद। वाद्य प्रबंध लिखते हैं, हरिवार्तिक लिखते हैं। संगीत रत्नाकर लिखते हैं, संगीत रत्नाकर टीका। ये इनके कुछ ग्रंथ हैं। कुंभा द्वारा रचित कुछ ग्रंथ रसिक प्रिय हो गया, कामराज हो गया, सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, हरिवार्तिक, संगीत रत्नाकर। इनमें से कुछ याद करेना। रसिक प्रिय हो गया, सूड प्रबंध हो गया, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर। एक नवीन गीत गोविंद भी। यह तो सारा याद ही करना है, तो मैं भी कौन लिखा हुआ, मैं तो आप याद करूँगा। कुंभा के राज्य में कई संगीत कलाकार बन आश्रय मिलो। राज्य आश्रित संगीत कलाकार देखिए, राज्य आश्रित कलाकार या विद्वान, कलाकार या विद्वान। राज्य आश्रित का मतलब हो गया कुंभा के राज्य में आश्रित, अर्थात कुंभा ने जिनको पनपाया, कुंभा ने जिनको शरण दी, कुंभा के राज्य में आश्रित थे। एक तो होते हैं श्री सारंग व्यास, सारंग व्यास, ये कुंभा के संगीत गुरु थे। रमाबाई होती है, रमाबाई जो होती है वह कुंभा की पुत्री है। कान्हा व्यास होते हैं, कान्य व्यास, कानानिक कान्य व्यास। अमित भट्ट भी, ये विद्वानों के नाम है अमित भट्ट। एक महेश भट्ट हो गए, महेश भट्ट वो आलिया और बापू वो नहीं, महेश भट्ट कुंभा का काल में, महेश भट्ट कुंभा के काल में। तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ किसे हो गया? रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, हरिवार्तिक, कामराज हो गया, संगीत रत्नाकर टीका हो गया। राज्य आश्रित कलाकार का विद्वान कुणा, एक तो सारंग व्यास हो कुंभा को गुरु, रमाबाई कुंभा की पुत्री, कान्य व्यास, अमित भट्ट और महेश भट्ट ए कुंभा के राज्य में आश्रित विद्वान हा। अंत में क्या होता है? कथन है, कहा जाता है कि कुंभा के थोड़ी दिमाग का योगी बिंग बादबान बंद कर दिया गया कैदगामा और कुंभा की हत्या करे कुंभा के पुत्र, कुंभा के पुत्र द्वारा ही उनकी हत्या की जाती है। कुंभा के पुत्र द्वारा कुंभा की हत्या करी जावे। पुत्र को नाम हो उद्दा, 1467 में हत्या करे और बिंग बाद स्वयं शासक बनाए। लेकिन जनता बाद में नकार देवे कि जो पिता की हत्या कर सकता है तो वह प्रजा का रक्षक कैसे हो सकता है, अर्थात हमारी रक्षा वह कैसे करेगा जो अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया। और उसके बाद उदा को जनता नकार देती है और उसके स्थान पर शासक दूसरे को बनाया जाता है। तो कुंभा का पुत्र द्वारा कुंभा का पुत्र उदा द्वारा कुंभा की 1467 में हत्या करी जावे। आप महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ो। अब पढ़ांगा अगला शासकों के बारे में।